हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्लास 12th केमिस्ट्री से सॉल्यूशन विलेन चैप्टर, जो कि लेसन सेकंड है हमारा केमिस्ट्री राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर, जिसका हम आज अंतिम टॉपिक प्रासरण व प्रासरण दाब डिस्कस करने जा रहे हैं। 2021 की परीक्षा से संबंधित ये अंतिम टॉपिक है। इसके अलावा इसमें असामान्य अनुभार और वांट ऑफ गुणांक वो टॉपिक हैं, लेकिन वो 2021 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा एक टॉपिक पीछे अपना पेंडिंग है, स्थिर क्वाथी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक वीडियो में इसका और बनाऊंगा। वैसे तो ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन एक वीडियो मेरा और होगा इसके न्यूमेरिकल्स पर, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है, अंकित प्रश्न आता है। तो अगला वीडियो जो होगा वो इसके न्यूमेरिकल से संबंधित होगा, और उसके साथ ही मैं स्थिर क्वाथी मिश्रण भी आपको करवा दूंगा। स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 12th केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के वीडियो 1 by 1 अपलोड किए जा रहे हैं। काफ़ी चैप्टर के वीडियो मैं अपलोड कर भी चुका हूं और कंटिन्यू मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक हैं वो भी मैं अपलोड करूंगा, लेकिन अभी मेरा टारगेट 2021 की परीक्षा को लेकर है। तो 2021 में प्रासरण दाब अंतिम टॉपिक है आपका। स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो मूव करते हैं अब हमारे आज के टॉपिक प्रासरण व प्रासरण दाब की ओर। सबसे पहली बात, प्रासरण को समझने से पहले हमें विसरण के बारे में पता होना चाहिए कि विसरण क्या है। विसरण, डिफ्यूजन, विसरण क्या है? कोई भी जो पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ, वो हमेशा अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही गति करता है, गमन करता है। तो किसी भी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाला प्रवाह विसरण कहलाता है। जैसे उदाहरण देखो, मान लो ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति ने परफ्यूम यूज किया हुआ है, परफ्यूम का यूज किया हुआ है, अपने वस्त्रों पर परफ्यूम लगाया हुआ है, इत्र लगाया हुआ है। तो क्या इस इत्र की सुगंध इस व्यक्ति को नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इत्र जो है, परफ्यूम जो है, वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेगा। तो उच्च सांद्रता थी यहाँ, निम्न सांद्रता थी यहाँ, तो ये परफ्यूम उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चला गया। तो कोई भी पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, यह घटना विसरण कहलाती है। तो किसी भी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाला प्रवाह विसरण कहलाता है। लेकिन यदि हम इस दौरान अर्धपारगम्य झिल्ली यूज कर लें, कौन सी झिल्ली? अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली, अब अर्धपारगम्य मतलब जो आधों के लिए पारगम्य है, आधों को तो अपने में से जाने देती है और आधों को अपने में से नहीं जाने देती। जैसे दो घटक होते हैं, एक विलेय, विलेन में दो घटक हैं, एक विलेय और एक विलायक। अब यहां मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी, तो अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है वो विलेय को अपने में से नहीं जाने देती, विलेय को तो यहीं रोक लेती है, लेकिन विलायक के अणु इसमें से क्रॉस हो सकते हैं, गुजर सकते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली है जो विलेय को तो वहीं रोक लेती है, लेकिन विलायक को अपने में से जाने देती है। तो अगर किसी स्थिति में मैं अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देता, मान लो यहाँ अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देता, तो अर्धपारगम्य झिल्ली में कौन सा पदार्थ क्रॉस हो सकता है? विलायक। तो अगर अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती तो हम यूं नहीं बोलते कि पदार्थ के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली सिर्फ किसको जाने देती है? विलायक को। तो पदार्थ की जगह हम लोग जो शब्द यूज करते हैं वो शब्द होता है विलायक। विलायक के अणु
क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली जाने विलायक को देती है, तो पदार्थ की जगह हम लोग विलायक लिख देंगे। विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर गमन करते हैं। विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसमें से होकर? अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर गमन करते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर गमन करते हैं। तो यह घटना जो होती है वो परासरण कहलाती है। तो परासरण में यूज किया जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली का। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? जिसमें से विलायक के अणु तो गुजर पाते हैं पर विलेय के अणु गुजर नहीं पाते। तो ये हमने दिखाया है कि विलेय के अणु तो यहीं रुक गए, लेकिन विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से पार हो रहे हैं। तो पदार्थ की जगह हम लोग एक स्पेशल शब्द विलायक यूज करेंगे, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली जाने ही सिर्फ विलायक को देती है। तो विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यह ध्यान रखना, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अभी मैं बुक वाली डेफिनेशन पे आ रहा हूं कि आपकी बुक क्या कहती है। तो विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर गमन करते हैं। यह घटना परासरण कहलाती है। इस घटना को बोलते हैं परासरण, ओस्मोसिस। परासरण यानी ओस्मोसिस। अब देखें बुक की डेफिनेशन क्या कहती है। अब मान लो मेरे पास एक विलयन है, ये एक विलयन है, ये मैंने इसको दूसरे पात्र से जोड़ा है, एक पात्र दूसरे पात्र से जुड़ा हुआ है, एक विलयन इसमें भरा है, एक विलयन इसमें भरा है, और दोनों के बीच अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। दोनों के बीच ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। दोनों के बीच अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है। इसमें विलेय की मात्रा कम है, यानी ये विलयन तनु है। विलयन तनु है, विलेय की मात्रा कम है इसके अंदर। तो ये विलयन जो है ये तनु है। तनु मतलब पतला। तनु मतलब क्या है? पतला। पानी ज़्यादा है इसके अंदर, मतलब कि इसमें पानी ज़्यादा है। और दूसरा विलयन जो है इसमें विलेय की मात्रा मैंने कंपेरेटिवली उसके तुलनात्मक रूप से ज़्यादा ली हुई है। क्लियर? इसमें विलेय की मात्रा मैंने ज़्यादा ले ली। तो ये विलयन जो है ये सांद्र हो गया। मान लो चीनी मिली हुई है तो ये विलयन जो है गाढ़ा हो गया। विलयन जो है वो सांद्र हो गया, यानी गाढ़ा हो गया। अभी बुक की डेफिनेशन पे हम पहुंच रहे हैं कि हमारी बुक क्या कहती है। ये विलयन गाढ़ा हो गया। ये विलयन तनु था। तनु था तो मतलब क्या था? इसकी सांद्रता कम थी। इस विलयन की सांद्रता क्या थी? कम थी। और इस विलयन की सांद्रता क्या थी? ज़्यादा थी। ये गाढ़ा था तो मतलब इसकी सांद्रता ज़्यादा है। ये पतला क्यों है? क्योंकि इसमें विलेय कम है, यानी कंपेरेटिवली विलायक जो है वो ज़्यादा है। इसमें विलेय ज़्यादा है, विलेय अधिक है। इसका मतलब इससे तुलना करें तो इसकी तुलना में, इस विलयन की तुलना में इसमें विलायक कम है। विलेय से कम नहीं है विलायक, इससे कंपेयर कर रहे हैं। इसमें विलेय कम है जबकि इसमें विलेय इसकी तुलना में ज़्यादा है। क्लियर? अब इसमें विलायक ज़्यादा है, इसके कंपेरेटिवली इसमें विलायक कम है। अब होता क्या है? विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो यानी विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेंगे, ये हमने यहां कहा। लेकिन विलयन के संदर्भ में क्या परिभाषा होगी? विलायक के अणु विलयन की कम सांद्रता से, यहां विलयन की सांद्रता क्या है? कम। विलायक तो ज्यादा है, तो विलायक तो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। लेकिन इसी डेफिनेशन को अगर मैं विलयन के संदर्भ में लिखूं तो क्या लिखूंगा? विलायक के अणु
विलयन की कम सांद्रता से विलयन की उच्च सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो आपकी डेफिनेशन बुक की यही है। तो विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अब वो विलयन शब्द लिख रहा है, जबकि यहां हमने अपनी शब्द लिखा था। तो विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, लेकिन विलयन की कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। क्लियर। तो विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जो गमन करते हैं, उसी गमन को हम प्रासरण कहते हैं। तो विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जो गमन करते हैं, उसी गमन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रासरण बोलते हैं। अब प्रासरण को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हमारी बुक के अंदर किया हुआ है। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक थिसिल कीप ली हुई है, थिसिल नली ली हुई है। थिसिल नली क्या होती है? जिसका दोनों ओर का मुख खुला होता है। थिसिल नली जिसका दोनों ओर का मुख जो होता है वो खुला होता है। जैसे एक डायग्राम से मैं आपको क्लियर करूं, ये मेरे पास एक थिसिल नली है जिसका दोनों ओर का मुख खुला है। तो इसके एक साइड मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली जो है वो फिनोल और K4Fe6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है। फिनोल और पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है। और जबकि प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली जो है वो जनरली ब्लेडर की झिल्ली को यूज किया जाता है। ब्लेडर की झिल्ली को प्राकृतिक चर्मपत्र झिल्ली के रूप में ब्लेडर की झिल्ली को यूज किया जाता है, और जो संश्लेषित होती है वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड और फिनोल की बनी होती है। अब इसमें हमने क्या किया? ग्लूकोज का विलयन भर लिया, शर्करा का विलयन भर लिया, और इसे हमने एक पानी से भरे पात्र में लटका दिया। ये पानी है, विलायक पानी है। तो आप खुद सोचे, विलायक की सांद्रता किधर ज्यादा है? विलायक किधर ज्यादा है? शर्करा के साथ पानी ज्यादा है, या जब प्योर पानी पड़ा है उसकी सांद्रता ज्यादा है? तो कॉमन सी बात है, जो प्योर पानी है उसकी सांद्रता ज्यादा होगी, यानी वो विलयन पतला होगा। आप तो यही सोचे कि विलयन पतला कौन सा होगा, तो ये विलयन पतला होगा, मतलब यहां अधिक सांद्रता होगी विलायक की। जो पतला होगा उसमें विलायक ज्यादा होगा, और यहां कम सांद्रता होगी विलायक की। यहां विलायक की सांद्रता कंपैरेटिवली क्या होगी? कम होगी। कम सांद्रता किसकी? विलायक की। तो थिसिल नली के अंदर विलायक कम सांद्रता में है, जबकि पात्र के अंदर विलायक ज्यादा सांद्रता में है। और जो विलायक के अणु होते हैं वो अपनी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, यानी प्योर वाटर जो होगा वो थिसिल नली में जाने लग जाएगा, जिससे क्या होगा? थिसिल नली के तल की ऊंचाई बढ़ जाएगी। थिसिल नली के जो लेवल है उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें पानी आने लग गया तो इसका लेवल थोड़ा अप हो जाएगा। क्लियर। तो यही घटना प्रासरण कहलाती है। थिसिल नली के लेवल का बढ़ना ही प्रासरण है। क्यों? क्योंकि विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चले गए हैं। तो ये जो थिसिल नली का जो विलयन था उसके तल का उठना, ऊपर उठना ही जो है वो प्रासरण को स्पष्ट करता है। तो ये प्रासरण का एग्जाम्पल हमारी बुक में दिया हुआ है। अब प्रासरण दाब क्या है? तो इसे भी हम एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। प्रासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब। तो इसमें हमने क्या किया? एक पात्र लिया जिसमें दो बेलनाकार मुख हैं, दो आयताकार मुख हैं या बेलनाकार मुख हैं। तो एक पात्र जिसमें
दो बेलनाकार या आयताकार मुख हैं, इस तरह से ये दो मुख वाला पात्र है। इसके बिल्कुल सेंटर में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, बीचों बीच अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है, बीचों बीच लगी है अर्धपारगम्य झिल्ली, जिससे ये पात्र दो बराबर भागों में बांटा गया है। इसके एक और हमने शुद्ध विलायक लिया है, इसके एक और हमने क्या लिया है, शुद्ध विलायक। तो ये हो गई इसकी साइड ए, इसकी साइड ए है ये, और ये इसकी साइड बी है। साइड ए में हमने क्या भर लिया, शुद्ध विलायक। जो ए साइड है उसमें भर लिया हमने क्या, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। और जो साइड बी है इसकी, उसमें हमने भर लिया शर्करा का विलयन। जो साइड बी है उसमें भर लिया क्या, शर्करा का विलयन, यानी इधर विलयन भर लिया, विलयन भर लिया इस साइड। अब जो विलायक था उसके ऊपर हमने लगा दिया पिस्टन एक, ये पिस्टन एक लगा दिया P1, यानी पिस्टन 1। और जो विलन था इसके ऊपर लगा दिया P2, यानी पिस्टन 2। जो विलन था इसके ऊपर लगा दिया P2, यानी पिस्टन 2। इसके ऊपर लगा दिया P2, यानी पिस्टन 2। तो विलायक के ऊपर पिस्टन P1 और विलन के ऊपर पिस्टन P2 लगा दिया गया। अब कंसीडर करें प्रासरण के कारण क्या होगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक पात्र लिया जिसमें दो मुख हैं, बीचों बीच अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी, जिसे इसको दो भागों में बांट लिया, ए और बी में। ए वाली साइड शुद्ध विलायक भर लिया, बी वाली साइड विलन भर लिया। ए के ऊपर पिस्टन P1, यानी विलायक के ऊपर पिस्टन P1 और विलन के ऊपर पिस्टन P2 लगा दिया। अब विलायक पतला किस साइड है, आप ये देखें, जो द्रव है वो पतला किस साइड होगा, इस साइड होगा। जिधर शुद्ध पानी है ये पतला होगा, जबकि चीनी घोल दी तो वो गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा हो गया तो इसका मतलब विलयन की सांद्रता ज़्यादा हो गई, यानी विलायक कम रह गया। तो इधर विलायक की सांद्रता कम है, इधर विलायक की सांद्रता कम है। थोड़ा कॉन्सेप्ट सोचना है आपने कि जो गाढ़ा होगा उसमें विलायक कम होगा, विलेय ज़्यादा होगा। क्लियर, कंपेरेटिवली दोनों की तुलना करें, वैसे तो विलायक ही ज़्यादा होता है, इसमें ओवरऑल तो विलायक ही ज़्यादा है, लेकिन इधर वाले की तुलना में विलेय ज़्यादा है और विलायक कम है। तो इधर विलायक की सांद्रता कम है इसकी तुलना में, क्लियर, और इधर विलायक की सांद्रता ज़्यादा है। तो इस साइड विलायक की जो सांद्रता है वो उच्च है, विलायक की सांद्रता उच्च। तो प्रासरण के कारण क्या होता है, विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, यानी अब जो प्रवाह होगा वो इस साइड होगा। तो विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे, जिससे पिस्टन की स्थिति में परिवर्तन आएगा। क्या परिवर्तन आएगा, देखो P2 जो होगा वो अब विलायक इधर जा रहा है तो कॉमन सी बात है इधर वाले का लेवल बढ़ेगा, इधर वाले का लेवल बढ़ेगा तो P2 ऊपर उठ जाएगा, P2 ऊपर उठ जाएगा। तो पिस्टन P2 जो था उसका लेवल अप हो गया। तो ये पहली स्थिति थी इसकी और ये दूसरी स्थिति हो गई। पिस्टन P2 ऊपर उठ गया और पिस्टन P1 जो है वो नीचे आ जाएगा, पिस्टन P1 नीचे आ जाएगा। तो ये पहली स्थिति थी पिस्टन P1 की और ये दूसरी स्थिति हो गई। क्लियर, तो ये प्रासरण है। प्रासरण के कारण पिस्टन P2 ऊपर उठ जाता है और पिस्टन P1 नीचे आ जाता है। लेकिन अपने चाहते थे कि दोनों पिस्टन वापस अपनी पहले वाली स्थिति पर आ जाएं, जहां पहले थे। दोनों पिस्टन पहले वाली स्थिति पर आ जाएं तो हम क्या करेंगे, किस पर दाब लगाएंगे बताओ, इस पर दाब लगाएंगे या इस पर दाब लगाएंगे। दोनों पिस्टनों को वापस अपनी पहले वाली स्थिति पर लाना है तो हम क्या करेंगे, P2 पर बाह्य दाब लगाएंगे, P2 पर बाह्य दाब लगाएंगे कि ये पिस्टन वापस अपनी पहले वाली जगह पर आ जाएं। P2 पर बाह्य दाब लगाएंगे हम। तो अब P2 यहाँ आ चुका है, देखो रेड कलर वाली स्थान पर। अब हम उसको वापस ले जाएंगे उसकी ओरिजिनल पोजीशन यानी ग्रीन कलर वाले स्थान पर। क्लियर, तो हम P2 को जब वापस अपनी पहले वाली जगह पर ले जाएंगे, अब देखो क्या था, ये था, ये पिस्टन यहाँ आ गया, ये पिस्टन यहाँ चला गया। तो जब हम इस P2 को नीचे करेंगे तो P1 जो होगा वो ऊपर उठेगा और जब दोनों अपनी स्थिति पर आ जाएंगे जहाँ पहले थे, दोनों वहीं आ गए हैं, तो ये स्थिति कहलाती है सम्य।
साम्य कहलाती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? साम्य। तो दोनों पिस्टन वापस अपनी पहले वाली जगह पर आ जाएंगे। कब? जब आप P2 पर बाह्य दाब लगाओगे। तो P2 पर लगाया गया यही बाह्य दाब जो तल में साम्य स्थापित कर देता है, उसे हम परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब, ये बाह्य दाब ही परासरण दाब है। अब आप वापस कंसीडर करें, मैंने P2 को दबाया, वहां ले आया जहां ये पहले था। क्लियर? वहां ले आया जहां ये पहले था। अब मैं इसको दबाकर ही रख रहा हूं, इतना दाब मैं इस पर लगा रहा हूं, इतना बाह्य दाब इस पर लगा रहा हूं कि ये ऊपर ना उठे, ये ऊपर ना उठे। तो बताओ क्या पानी इधर से इधर आएगा? क्या विलायक इधर से इधर आएगा? क्या भाई, हमने P2 पर इतना दाब लगाना है कि ये पिस्टन ऊपर ना उठ जाए। तो क्या ये विलायक इधर से इधर आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये विलायक अगर इधर से इधर आएगा तो निश्चित रूप से P2 ऊपर उठेगा। लेकिन हमने P2 पर इतना दाब लगा रखा है कि P2 ऊपर उठे ही ना। तो इसने क्या किया, इस विलायक का जो प्रवाह A से B की ओर हो रहा था, A पात्र से B पात्र की ओर हो रहा था, उसको रोक दिया। इस बाह्य दाब ने इस प्रवाह को रोक दिया। ये प्रवाह कहला रहा था परासरण। ये प्रवाह क्या था? परासरण था। यानी हमने इतना बाह्य दाब लगा दिया कि उसने परासरण को रोक दिया। तो ये जो बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को रोक रहा है, इसी बाह्य दाब को हम परासरण दाब के नाम से जानते हैं। तो परासरण दाब विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब है। किस पर? विलयन पर। विलयन पर। P2 विलयन के ऊपर है, विलयन के ऊपर हमने बाह्य दाब लगाया है। तो परासरण दाब विलयन के ऊपर लगाया गया वह बाह्य दाब है जो परासरण की क्रिया को रोक देता है। अर्थात विलायक अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाला प्रवाह बंद हो जाता है और तल में साम्य स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है। इस दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण दाब क्या है? विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब, विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जो परासरण की क्रिया को बंद कर देता है, अर्थात विलायक अणुओं के प्रवाह को रोक देता है और तल में साम्य स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है। उसे हम परासरण दाब कहते हैं। क्लियर? अब परासरण दाब के आधार पर, परासरण दाब के आधार पर अगर हम बांटे तो विलयन 3 प्रकार के होते हैं। अगर इसका परासरण दाब और इसका परासरण दाब सेम है तो ये समपरासरी है। समपरासरी, समपरासरी, समपरासरी विलयन मतलब दोनों का परासरण दाब सेम है। फिर अलप परासरी, अलप परासरी विलयन। अलप परासरी में क्या होगा? दोनों का परासरण दाब अलग अलग होगा। एक का परासरण दाब कम होगा तो एक का ज्यादा होगा। जिसका परासरण दाब कम है वो अलप परासरी है और जिसका परासरण दाब ज्यादा है वो अति परासरी है। तो समपरासरी अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किए गए दोनों विलयनों का परासरण दाब यदि सेम है तो उसे समपरासरी कहते हैं उन्हें। अलप परासरी अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग किए गए दोनों विलयनों का परासरण दाब यदि भिन्न भिन्न है तो कम परासरण दाब वाला विलयन अलप परासरी कहलाता है और अधिक परासरण दाब वाला विलयन अति परासरी कहलाता है। अब एक घटना और बता दूं आपको, राजस्थान बोर्ड में तो नहीं है हमारे, लेकिन CBSE बोर्ड में फॉलो होती है रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस, ये तो है ओस्मोसिस परासरण। परासरण क्या होता है? विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। एक होता है रिवर्स ओस्मोसिस, RO व्युत्क्रम परासरण। RO टेक्निक पढ़ी होगी आप लोगों ने, सुनी होगी। पानी शुद्ध करने के लिए RO टेक्निक का यूज किया जाता है, रिवर्स ओस्मोसिस का यूज किया जाता है, व्युत्क्रम परासरण का यूज किया जाता है। व्युत्क्रम परासरण क्या? देखो, हमने P2 पर इतना दाब लगाया था कि दोनों पिस्टन अपनी स्थिति पर रहें, तो इस बाह्य दाब को हमने परासरण दाब बोला था। अगर मैं P2 पर दाब और बढ़ा दूं, यानी परासरण दाब से भी ज्यादा कर दूं, पिस्टन को नीचे ले आऊं, पिस्टन को नीचे ले आऊं, तो क्या होगा? तो बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस शुरू हो जाएगी ये वाली। परासरण के कारण क्या था? विलायक इधर से इधर आ रहा था, लेकिन व्युत्क्रम परासरण में क्या होगा? हमने बाह्य दाब परासरण दाब से ज्यादा कर दिया, बाह्य दाब परासरण दाब से ज्यादा कर दिया। तो विलयन 2 घटकों से बना था। कौन कौन से? एक विलेय और दूसरा विलायक, एक विलेय और दूसरा विलायक। तो अगर मैं बाह्य दाब परासरण दाब से ज्यादा कर देता हूं तो जो विलयन में विलायक है, जो विलयन में विलायक है उसके अणु इधर से इधर आने लग जाएंगे। मतलब विलयन में जो विलायक उपस्थित है वो कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर आने
लग जाएगा। इस घटना को हम व्युत्क्रम प्रासरण बोलते हैं, यानी प्रासरण का उल्टा। तो प्रासरण कारण तो विलायक इधर से इधर जा रहा था, लेकिन व्युत्क्रम प्रासरण में इधर से इधर जाएगा। शर्त क्या है व्युत्क्रम प्रासरण की? बाह्य दाब प्रासरण दाब से ज्यादा होना चाहिए। ये बाह्य दाब तो है प्रासरण दाब, जिसने प्रासरण को रोक रखा है। अगर मैं बाह्य दाब को प्रासरण दाब से ज्यादा कर दूं तो विलायक के अणु अपनी कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएंगे। इस घटना को हम लोग व्युत्क्रम प्रासरण के नाम से जानते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। और इसका यूज किया जाता है समुद्री जल के विलवणीकरण में, जल को शुद्ध करने में। समुद्री जल के विलवणीकरण में, जल को शुद्ध करने में। कैसे? देखो, इधर विलेय भी था, विलायक भी था, यानी नमक भी था और जल भी था, नमक भी था और जल भी था। अब क्या हुआ? विलायक तो इधर आ जाएगा व्युत्क्रम प्रासरण में, विलायक तो इधर आ जाएगा व्युत्क्रम प्रासरण में, नमक नमक इधर रह जाएगा। तो इस प्रकार इधर आके ये जल शुद्ध होता जाएगा, प्योर होता जाएगा। क्लियर? तो अगर हम बाह्य दाब प्रासरण दाब से ज्यादा कर देते हैं तो विलेय इसी साइड रह जाएगा, विलायक इस साइड चला जाएगा, यानी प्रासरण का उल्टा हो जाएगा, जिसे हम व्युत्क्रम प्रासरण कहते हैं। अब आता है प्रासरण दाब की गणना। प्रासरण दाब की गणना, तो प्रासरण दाब की गणना हम आदर्श गैस समीकरण से कर सकते हैं। प्रासरण दाब की गणना, प्रासरण दाब, आदर्श गैस समीकरण लगा दें। आदर्श गैस समीकरण क्या है? पीवी बराबर NRT, पीवी बराबर NRT, बस पी की जगह पाई लिख दें। पी दाब होता है, पाई प्रासरण दाब होता है। पाई वी बराबर NRT, पाई वी बराबर NRT। तो हमारी बुक में यहाँ एस लिखा हुआ है। आर क्या होता है? गैस नियतांक, एस होता है विलयन नियतांक। वो सेम ही है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो चाहे आप आर लिख दें। पाई वी बराबर NRT, पाई क्या है? प्रासरण दाब। पाई वी बराबर NRT, तो पाई बराबर NRT अपॉन वी, NRT अपॉन वी, NRT अपॉन वी, ये पाई का फार्मूला आ गया। अब आप देखें ये क्या है? N क्या है? मोल, विलेय के मोल, और V क्या है? विलयन का आयतन। N विलेय के मोल है, V विलयन का आयतन है। मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर को हम मोलरता के नाम से जानते हैं। मोल प्रति लीटर क्या होता है? मोलरता, यानी हमारा फार्मूला बन गया पाई बराबर कैपिटल MRT, कैपिटल M यानी मोलरता, या CRT भी लिखा होता है। C यानी सांद्रता, C यानी सांद्रता, C यानी सांद्रता किसमें? मोलरता में। सांद्रता के कई मात्रक थे, यहाँ जो मात्रक है वो मोलरता है। क्लियर? तो पाई बराबर मोल प्रति लीटर बन गया, ये मोल प्रति लीटर इंटू RT। मोल प्रति लीटर को हम मोलरता कहते हैं, तो कैपिटल MRT भी लिख सकते हो, CRT भी लिख सकते हो। अब मोल का मान क्या होता है? मोल का मान अनुभार कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, विलेय का अपना सूत्र था पाई वी बराबर NRT, तो पाई बराबर NRT अपॉन वी। और मोल क्या होता है? ग्राम बटे अनुभार। मोल होता है ग्राम बटे अनुभार। तो अगर मैं मोल का मान रखूं तो मैं ग्राम बटे अनुभार रखूंगा। और विलेय के ग्राम को हम स्मॉल w से लिख रहे हैं, WRT, और अनुभार को स्मॉल m से लिख रहे हैं, MV। तो इस सूत्र का उपयोग करके मैं विलेय का अनुभार ज्ञात कर सकता हूं। पाई वी बराबर WRT अपॉन MV। तो इस सूत्र की सहायता से मैं विलेय का अनुभार ज्ञात कर सकता हूं। अब हमारी बुक के अंदर ये फार्मूला पाई वी बराबर NRT प्रूव करने के लिए प्रासरण दाब के नियम दिए हुए हैं। प्रासरण दाब के नियम, प्रासरण दाब के नियम जो कि वन ठाफ ने दिए थे आदर्श गैस समीकरणों का यूज करते हुए। वन ठाफ ने गैस के विलयन को ही, गैस के नियमों को ही विलयन पर लागू किया था। इसलिए उसने पहला नियम जो बोयल का नियम हमने पढ़ा है, उसको जब विलयन पर लागू किया तो उसने कह दिया वन हाफ बोयल नियम। वन हाफ बोयल नियम, बोयल का नियम गैस पर लगता है, आदर्श गैस पर। उसने इसको विलयन पर लगाया तो उसने नाम दे दिया वन हाफ बोयल नियम। वन हाफ बोयल नियम। इसने उसने क्या कहा? यदि ताप स्थिर रखा जाए, यदि ताप स्थिर रखा जाए तो प्रासरण दाब जो होता है, प्रासरण दाब जो होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। पाई समानुपाती C। यहाँ से पाई बराबर CRT फार्मूला बनाया। R नियतांक है, ताप भी हमने नियतांक रख दिया, ताप भी हमने क्या रख दिया? नियतांक रख दिया। R नियतांक है ही, ताप भी नियतांक रख दिया, तो ये दोनों नियतांक हो गए, तो पाई समानुपाती C आ जाएगा। ये वन हाफ बोयल नियम बन गया।
आर तो नियतांक है ही, यहाँ उसने एस लगाया, विलयन नियतांक, आर गैस नियतांक होता है। स्थिर ताप पर प्राशन दाब जो होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। और दूसरा आया 1/2 दाब ताप नियम। तो देखो अब उसने पहली स्थिति में क्या किया, ताप स्थिर रखा, अब वो सांद्रता स्थिर रखेगा, सी स्थिर रखेगा, आर ऑलरेडी नियतांक है। एक स्थिति में उसने ताप स्थिर रखा तो पाई समानुपाती सी, एक स्थिति में वो सांद्रता स्थिर रखेगा, सांद्रता स्थिर रखेगा, सी स्थिर रखेगा। तो पाई क्या है, प्राशन दाब, टी क्या है, ताप, तो उसने नाम दे दिया 1/2 दाब ताप नियम, 1/2 दाब ताप नियम, 1/2 दाब ताप नियम। तो ये नियम क्या कहता है, स्थिर सांद्रता पर, निश्चित सांद्रता पर सांद्रता स्थिर कर दो, आर यानी सांद्रता नियतांक कर दो, आर ऑलरेडी नियतांक है, तो पाई समानुपाती टी, प्राशन दाब जो होता है वो ताप के समानुपाती होता है। तो 1/2 बॉयल नियम क्या है, वापिस देख लें, अपना सूत्र था पाई वी बराबर एन आर टी। तो पाई बराबर एन आर टी अपॉन वी, एन क्या है मोल, वी क्या है लीटर, मोल प्रति लीटर सांद्रता बन गई, तो पाई बराबर सी आर टी। तो यहां से उसने दो नियम बनाए, ये ऑलरेडी नियतांक था, उसने एक बार टी को नियतांक रखा तो पाई समानुपाती सी, ये नियम बन गया। एक बार उसने सी को नियतांक रखा तो पाई समानुपाती टी, ये नियम बन गया। तो स्टूडेंट्स ये थे 1/2 बॉयल नियम और 1/2 दाब ताप नियम, यानी विलयन के नियम, विलयन से संबंधित प्राशन दाब के नियम। तो साथियों ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके लिए कंटिन्यू बेनिफिशियल वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।